आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि जो फीमेल है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम है और इसके स्ट्रक्चर को हमने डिटेल में डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में। इसमें से हम देख रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है ये क्या है, ओवरी। और यहाँ पर ये जो ट्यूब्स हैं इन्हें फिलोपियन ट्यूब कहा जाता है। ये जो रीजन है ये यूट्रस है और यहाँ पर सर्विक्स है और ये जो है ये इसे विजाइना कहा जाता है। अब अगर हम फंक्शंस की बात करें कि इसके क्या अहम काम हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एग को यानी कि ओवा को प्रोड्यूस करता है और प्रोडक्शन ऑफ एग को oogenesis कहा जाता है। सेकंड अगर हम फंक्शन की बात करें तो वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहा जाता है एग और स्पर्म के फ्यूजन को। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में अगर थोड़ा सा गौर से देखें तो जिसे हमने इंसर्कल किया यहाँ पर स्पर्म दिखाए गए हैं। तो स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि ये जो ओवरी है ये ओवा को रिलीज करती है और फिलोपियन ट्यूब के अंदर जब एग का और स्पर्म का यूनियन होता है तो इसके यूनियन को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। एग और स्पर्म के यूनियन के बाद बनता है जाइगोट और जाइगोट में जब डिविजन्स होती हैं वो दो सेल, दो से चार और इस तरह से डिवाइड कर रहा होता है तो इस वाली स्टेज पर हम उसे कहते हैं एम्ब्रियो। तो जो डेवलपमेंट है जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो है वो भी हो रही होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और एक एम्ब्रियो जो है वो फिलोपियन ट्यूब से होता हुआ आता है, जैसे कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो फर्टिलाइज एग है वो आएगा और वो इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस की लाइनिंग में, यूट्रस की वॉल में, जिसे कि एंडोमेट्रियम कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम एक और फंक्शन की बात करें तो वो है प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, जिसे कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कहा जाता है, जिनको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि ओवा यानी कि एग जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है, जिसे कि oogenesis कहा जाता है। इसको समझने के लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आए हैं। और ये जो oogenesis का प्रोसेस है ये स्टार्ट कब होता है, ये स्टार्ट होता है फीटस स्टेज पे, यानी कि जब एक बेबी जो है वो डेवलप कर रहा होता है। अगर वो बेबी गर्ल है तो उस टाइम पर उसकी जब ओवरी डेवलप होती हैं तो उसी टाइम पर oogenesis का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये प्रोसेस स्टार्ट होता है डिप्लॉयड स्टेम सेल्स ऑफ ओवरीज, यानी ओवरी के जो डिप्लॉयड स्टेम सेल्स होते हैं उनमें उनमें माइटोसिस होती है और उनका नंबर जो है वो इंक्रीज करता जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं हमने इसको 2n लिखा है। 2n का मतलब ये है कि ये डिप्लॉयड होते हैं, मतलब ये कि इनके अंदर दो सेट मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स के। उसके बाद ये एंटर हो जाता है ग्रोथ फेज में और ग्रोथ फेज में क्या होता है कि ये अब एंटर हो गया है मेयोटिक डिवीजन में। जैसे यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि प्राइमरी oocyte अरेस्टेड इन प्रोफेज वन। अब ये जो प्रोफेज वन है ये मेयोसिस की फर्स्ट स्टेज होती है और यहाँ पर हम साथ में देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है कि अरेस्टेड इन प्रोफेज वन। होता ये है कि बिफोर बर्थ मेयोसिस प्रोफेज वन पे ये वाले जो सेल्स हैं ये एज इज इसी स्टेज पर स्टॉप हो जाती हैं और उसके बाद आफ्टर बर्थ तकरीबन जब हम देखते हैं कि एक बेबी जो है वो ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद जो है वो 10 to 14 ईयर्स के जब हो जाती है एक गर्ल, यानी जब उसकी प्यूबर्टी आ जाती है और प्यूबर्टी के टाइम के ऊपर कुछ जो सेल्स होते हैं ओवरी के वो मेच्योर होना शुरू होते हैं। लेकिन उनमें से भी सिर्फ एक सेल जो है वो कंप्लीट करता है अपना मियोसिस वन। जब मियोसिस वन कंप्लीट हो जाता है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास दो सेल्स आते हैं जिन जो हैप्लॉइड हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब ये 2n नहीं लिखा हुआ बल्कि सिंगल n लिखा हुआ है। और एक और चीज़ जो हम देखें तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों का जो साइज़ है वो एक दूसरे से बहुत फ़र्क है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं।
जिसका साइज छोटा है उसके पास जो है वो साइटोप्लाज्म इतना नहीं होता, उसको हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, जो कि कुछ टाइम के बाद डिजनरेट हो जाती है, डाई कर जाती है, ख़त्म हो जाता है ये वाला सेल। और सेकेंडरी ओसाइट जिसके पास ज़्यादातर मतलब प्राइमरी ओसाइट का ज़्यादातर साइटोप्लाज्म जो है वो आता है सेकेंडरी ओसाइट के पास। अब ये जो सेकेंडरी ओसाइट है यहाँ पर मियोसिस टू स्टार्ट तो हुआ है, लेकिन मियोसिस टू जो है वो मेटाफेज, सॉरी सेकंड, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है मेटाफेज के साथ टू लिखा हुआ है कि मेटाफेज सेकंड तक आके ये अरेस्ट हो जाता है अगेन, यानी कि यहाँ पर स्टॉप कर जाता है। और यहाँ पर जब स्टॉप कर जाता है तो उसके बाद ओव्यूलेशन हो जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक पैरेलल डायग्राम। अब ये जो पैरेलल डायग्राम है ये हमें ये बता रही है कि जब ओगोनियम स्टेज पर है, यानी ओगो oogenesis जब स्टार्ट होता है और सेल्स जो है उनमें माइटोसिस हो रही होती है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब प्राइमरी oocyte बना है और वो प्रोफेज 1 पर है उसे हम कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। उसके बाद हम देखते हैं कि जब प्यूबर्टी आती है तो जो प्राइमरी फॉलिकल है वो जब ग्रो करना स्टार्ट हुआ तो उसको हम कहेंगे वो ग्रोइंग फॉलिकल है। जब वो मेच्योर हो जाता है सेकेंडरी oocyte की स्टेज के ऊपर, हम उसी को कहते हैं कि अब वो मेच्योर फॉलिकल है। और जो ये वाली स्टेज है जिसमें हम कह रहे हैं कि मेटाफेज 2 या मेटाफेज जो सेकंड स्टेज है, जहां पर आके अब दोबारा से जो म्योसिस का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा और ओव्यूलेशन हो जाएगी। अब अगर हम दोबारा से अपनी इस वाली डायग्राम को देखें तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है, यहाँ से हम देख रहे हैं कि ओवरी ने ओवा रिलीज किया है। जब ओवरी ओवा को एग को रिलीज करती है तो उसे ओव्यूलेशन कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो हमें एग या ओवा नजर आ रहा है ये अभी कौन सी वाली स्टेज पर है, ये मियोसिस में मेटाफेज 2 के ऊपर है। ये मियोसिस मेटाफेज 2 के ऊपर ही रहता है जब तक कि कोई स्पर्म इसको फर्टिलाइज ना कर दे। अगर तो स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर दे तो इसमें जो है वो मियोसिस कंप्लीट होता है। अगर स्पर्म इसको फर्टिलाइज ना करे तो क्या होगा, यहाँ पर तो फर्टिलाइज एग हम देख रहे हैं क्योंकि स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज कर दिया, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ये ओवा जो है वो यहाँ वो क्या होगा, वो यहाँ से इस तरह से बाहर आएगा और वेजाइना से बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्पर्म जो है उसने जब ओवा को एग को फ्यूज किया, यानी कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुई, तो उसके बाद जो मियोसिस 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही स्पर्म जो है वो इसके अंदर एंटर होता है तो फौरन से मियोसिस 2 जो है कंप्लीट हो जाएगा और उसके रिजल्ट में अगेन हमें दो साइज के सेल नज़र आते हैं। एक जो है वो छोटे साइज का है जिसे कि सेकेंड पोलर बॉडी कहा जाता है, जो कि डाई कर जाता है। और दूसरा वो होगा जिसके साथ, क्योंकि स्पर्म अब इसके अंदर एंटर हो गया, एंटर होने के बाद वो इसके साथ फ्यूज करेगा और जब फ्यूज कर जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, इस सेल को हम जाइगोट कहेंगे। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि इनका जो साइज जो है वो अनइक्वल है, जैसे हमने पहले बात की है, वो इसलिए क्योंकि इसके पास साइटोप्लाज्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जाए, क्योंकि जब फर्टिलाइज हो जाएगा एग तो फिर उसने जो है वो मूव करना होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसने मूव करना है फेलोपियन ट्यूब से, और मूव करते हुए उसने एंडोमेट्रियम लाइनिंग में आकर इम्प्लांट होना होता है, और इस चीज़ में तकरीबन 7 to 8 डेज लग जाते हैं। तो उसके पास इतने न्यूट्रिएंट्स हों कि वो आराम से अपना ये जर्नी जो है वो कंप्लीट कर सके और वो यूट्रस में आकर इम्प्लांट हो सके। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में oogenesis को।